दोस्तों बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सरकारी नौकरी के बारे में। अगर आप ग्रेजुएशन पास है ना तो आप ये सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स। इसमें आपकी सैलरी जो है ना फ्रेंड्स 50,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में रहती है। और 2 एग्ज़ाम आपको देना है और आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पे हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पीएसयू कंपनी है। तो ये कंपनी जो है वैकेंसी निकल कर आई हुई है। इसमें आप देखेंगे तो असिस्टेंट के पोस्ट पे 300 वैकेंसी जो है निकाली गई है और ये वैकेंसी 2023 की है, लेकिन इसका आवेदन जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वैकेंसी 2024 जो है हम कह रहे हैं। अभी आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे ना इनके वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट वाले पेज पे, तो आपका ये वाला नोटिफिकेशन जो आपको डाउनलोड हो जाएगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ये जो है रहने वाली है, मतलब ये पूरी कंपनी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एक पीएसयू कंपनी है जो कि इसमें जो है 300 पदों पे असिस्टेंट के भर्ती जो है यहाँ पे निकाली गई है। क्लास 3 आपका जो है कैडर यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आइए जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी, जो कि मैंने यहाँ पे जो है सभी चीज़ों को हाईलाइट करके रखा हुआ है और मैं आपको सभी चीज़ों को बताऊंगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए। एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात सैलरी कितना मिलेगा, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस राज्य के लिए कितनी वैकेंसी जो है रखी गई है हम ये भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी आपकी ये सरकारी नौकरी होने वाली है। इसका जो हेड ब्रांच है मुंबई में है और ऑल इंडिया में इसके जो है ब्रांचेज है अलग अलग राज्य वाइज। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका जो है स्टेट दिया गया है, लैंग्वेज दिया गया है और कहाँ कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाया गया। जैसे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, अगर आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म भरना चाहते हैं तो तेलुगु लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 6 रहने वाले हैं। असम के लिए 8 है, असामीज लैंग्वेज। चंडीगढ़ से हिंदी पंजाबी आपका आना चाहिए, हिंदी या पंजाबी कोई एक, 4 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ से हिंदी 10 यहाँ पे जो है आपकी वैकेंसी है। दिल्ली में हिंदी और 23 वैकेंसी है। गोवा में कोंकणी 1 वैकेंसी है। गुजरात में आप देखेंगे तो 24 वैकेंसी, गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हरियाणा में हिंदी लैंग्वेज बोला गया है तो आपको 3। अब लैंग्वेज मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के साथ साथ इस लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट भी यहाँ पे होगा लास्ट में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर क्वालिफाई होने के बाद लास्ट में आपको जो है लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा। तो लैंग्वेज टेस्ट अगर आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे कोई फायदा नहीं है फॉर्म भरने का। तो जिस भी मतलब राज्य से आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे कोलकाता, केरला में मलयालम चाहिए, इसकी वजह से कर्नाटका में कन्नड़ चाहिए। जम्मू कश्मीर में या तो उर्दू या तो हिंदी आप बोलते हैं और जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब से भरना चाहते हैं 7 पद है, पंजाबी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं, आप किसी भी राज्य से फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं भर सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो है लोकल लैंग्वेज जो है, जो रीजनल लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए और उसका टेस्ट भी आपका होगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो है हिंदी बोला गया है, इसमें 14 वैकेंसी है। उत्तराखंड में हिंदी 5 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में बंगाली 6 वैकेंसी है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बिहार का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। तो अब बिहार वाले कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे कि बिहार का जो लैंग्वेज हिंदी है तो दिल्ली से भर सकता है या हरियाणा से भर सकता है, या यहाँ देखेंगे तो उत्तराखंड से भर सकता है या यूपी से भर सकता है। जहाँ हिंदी लैंग्वेज है वो बिहार के लोग को हिंदी आती है तो वो हिंदी वाले राजस्थान से भी भर सकता है, हिंदी लैंग्वेज आती है। मध्य प्रदेश हिंदी है, देखेंगे यहाँ पे 9 वैकेंसी है। तो इस तरह से महाराष्ट्र से कोई नहीं भर सकता, अगर उनको मराठी आती है तो ही भर सकता है और मराठी पढ़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे समझ गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की। तो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और पहला जो एग्ज़ाम होगा 2 मार्च को। यहाँ पे ये टेंटेटिव है, या आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 मार्च को जो है सैटरडे को इनका जो है पहला एग्जाम कंडक्ट करे जाएंगी। तो देख रहे हैं ना, 15 दिन के अंदर ही आपका एग्जाम, यहाँ पे 20 दिन के अंदर जो एग्जाम आपका हो जाएगा। फिर मेंस एग्जाम जो है 8 से 10 दिन में ही कंडक्ट हो जाते हैं। इनका जो है बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। तो तुरंत जॉब चाहिए, अर्जेंट में जॉब चाहिए, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए शानदार मौका है। आप फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन 1 स्टेट, मतलब किसी एक ही स्टेट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बोला गया है, जैसे एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल अ कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी इन वेस्ट बंगाल। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो वेस्ट बंगाल के अगेंस्ट अप्लाई कर रहा है, तो उनका जो सेंटर होगा, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर, वो वेस्ट बंगाल में ही होगा। जैसे हमने बात किया कि बिहार में यहाँ कोई वैकेंसी नहीं दिखाई गई है, क्योंकि बिहार में वैकेंसी नहीं होगी। तो अब बिहार के लोग अगर मान लीजिए उत्तराखंड से अप्लाई करेंगे ना, तो उनका जो एग्जाम का सेंटर होगा ना वो उत्तराखंड में ही होगा और उनका जॉब लोकेशन भी उत्तराखंड में ही जाएगा। अगर कोई यूपी से आवेदन करेगा तो उनका जो एग्जाम सेंटर यूपी में ही जाएगा और उनका जॉब लोकेशन भी यूपी में ही जाएगा। ये साफ साफ लिखा गया, आप पढ़ेंगे। एंड वुड बी कंसीडर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट ओनली, डेट स्टेट ओनली,
समझ रहे ना। यानी इन्होंने एग्जांपल दिया वेस्ट बंगाल से, अगर कोई बंदा स्टेट बंगाल से अप्लाई कर रहा है तो उनका एग्जामिनेशन सेंटर भी वेस्ट बंगाल के ही किसी राज्य में देखने को मिलेगा, और उनका जो रोजगार होगा वो स्टेट में ही होगा, उसी स्टेट में आपको रोजगार भी मतलब जॉब भी करना होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट नेसेसरी प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल। मतलब जो भी आप यहाँ पे बताएंगे जानकारी फॉर्म भरते समय, वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको देना होगा। और यहाँ रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। इस टेस्ट के समय में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी ये लोग करते हैं। नेशनलिटी आप इंडियन हो चाहिए या नेपाल होना चाहिए, भूटान, तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एज की बात करें तो आपकी उम्र 21 वर्ष बोला गया है, मैक्सिमम 30 वर्ष बोला गया है। अपर एज में भी यहाँ पे देखेंगे तो छूट दिया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज। 2/1/1994 से लेकर 1/1/2003 के बीच या उस दिन का डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म को भरेंगे। लेकिन अगर कोई SC/ST से आता है तो उनका उम्र जो है यहाँ पे 21 से लेकर उनका जो है 35 वर्ष उम्र हो जाएगा। SC/ST की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई OBC से है तो 21 से लेकर उनका 33 वर्ष उम्र सीमा होगा। तो वो एज जो है 1/1/2024 को गणना करेंगे अपना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या इससे कम तो नहीं हो रहा है, 21 से कम तो नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से, कितना हो भी परसेंट के साथ, नो मैटर, आप मान लीजिए 40% से पास हो, 50% से, तो आप बस पास होने चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी विषय के साथ, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बस यहाँ पे पास बोला गया है। और यहाँ लिखा गया है कि आप इंग्लिश भी पढ़े होने चाहिए, एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी होना चाहिए, मैट्रिक स्तर पे या इंटरमीडिएट स्तर पे या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इंग्लिश भी यहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए। और इंग्लिश में पास भी होना चाहिए आप, भले वो ऐच्छिक विषय हो या ऑप्शनल विषय हो, नो मैटर, लेकिन आप इंग्लिश भी जरूर पढ़े होने चाहिए, या तो इंटर लेवल या तो 10वीं लेवल या तो ग्रेजुएशन लेवल। और एग्जामिनेशन जो है आप 1/1/2024 तक क्वालिफाई हो जाने चाहिए। अगर पेंडिंग में है या वेटिंग में है तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। या लिखा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 1/1/2024 तक। और नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया, रीजनल लैंग्वेज का जो है लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए जिस भी स्टेट के अगेंस्ट आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। इसके बाद से यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डिफिनीशन वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको EWS के बारे में दिया हुआ है कि EWS कौन कहलाएंगे कौन नहीं कहलाएंगे। इसके बाद से प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग, अगर आप SC/ST OBC हैं, नॉन क्रिमिनल OBC और विकलांग है, तो आप प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो इसी कंपनी के द्वारा जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए 2 एग्जाम होगा, इसमें आपका जो है ना इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा यानी प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। इसके बाद से आपका जो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका मेंस एग्जाम पे निर्भर करेगा, मेंस एग्जाम पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और लेकिन अगर आप प्री जो लैंग्वेज टेस्ट होगा उसमें आप पास नहीं होंगे तो फिर आपका जो है रिजेक्ट हो जाएंगे आप। अब प्री एग्जाम का जो आपका टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो सब ऑनलाइन ही होगा, मेंस वाला भी ऑनलाइन होगा। अब प्री एग्जाम जो टायर 1 का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे आपको समय मिलेंगे, 3 सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे और तीनों सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। यहाँ देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। सभी सेक्शन को 20-20 मिनट आपको दिया गया है, यानी 60 मिनट में आपको जो यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में, बाकी ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ लिखा गया है कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट, मतलब क्या कि आपको जो है ना सभी जो टेस्ट है उन सब में जो है पास होना जरूरी है। अगर किसी में बहुत ही कम नंबर आ जाएगा ना तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर आप स्कोर कर रहे हैं अच्छा तो सब में आपको अच्छा मार्क्स लाना मैंडेटरी होता है। बैंकिंग वाला जो यहाँ पे रूल्स होते हैं वही यहाँ पे रूल्स रखे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बोला गया है कि शॉर्टलिस्टेड फॉर द टायर 2 मेंस, मतलब जो भी कैंडिडेट्स टायर 1 में शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको जो है पेपर 2 के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 का जो टेस्ट होगा वो 250 मार्क्स का होगा, 2 घंटे समय मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो नेम ऑफ टेस्ट या सेक्शन दिया गया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसके वजह से कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यहाँ पे मीडियम फॉर्म एग्जामिनेशन दिया गया, इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो है यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, मतलब आप जब मेंस एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं तो आपको जो है रीजनल लैंग्वेज के टेस्ट के लिए भी बुलाया जाता है। अब यहाँ लिखा गया फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाई इन रीजनल लैंग्वेज, मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो जो होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन यानी टायर 2 के एग्जाम के बेस पर होगा, लेकिन
यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज भी आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। रीजनल लैंग्वेज का कोई जो आपको नंबर वगैरह नहीं दिया जाता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है कि हाँ आपको रीजनल लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। अब यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, गलत उत्तर के लिए जो है दोनों एग्जाम में, प्री और मेंस दोनों एग्जाम में जो है आपका ये लागू रहने वाला है। इसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, नो स्कोर विल बी अलॉटेड फॉर सेम। मतलब आपका जो है रिटन एग्जाम के लिए जो रीजनल लैंग्वेज का जो एग्जाम होगा उसमें आपको कोई नंबर मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ ये क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। अब देखिए जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय, जब आप रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट देने जाएंगे उस समय डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जाएंगे। तो ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड दोनों डॉक्यूमेंट्स आपसे जो है मांगे जाएंगे। तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, तो प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड, एंड यहाँ पे मतलब जो रीजनल टेस्ट का जो कॉल लेटर आएगा, फिर जो है सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट करते हैं फॉर्म भरने के बाद से वो चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में इसमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप दे सकते हैं। ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी हो सकता है। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होता है, और यहाँ पे आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि टायर 1 में कहाँ एग्जाम, जैसे आंध्र प्रदेश में इतने जगह पे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, असम में देखेंगे तो इतने जगह पे, चंडीगढ़ में ये 2 जगह बनाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में ये देखेंगे तो 3 जगह है, दिल्ली में देखेंगे तो इतने जगह पे आपको एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ टायर 1 का एग्जाम सेंटर और टायर 2 का एग्जाम सेंटर दोनों यहाँ पे जो है पैरेलल आपको दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में इतने जगह पे जो है आपका एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। उत्तराखंड में देखेंगे तो 3 जगह आपको एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। और मेंस एग्जाम का उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और जिसको इलाहाबाद या लखनऊ 2 जगह आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो आप इसी में से कहीं देख लेंगे कहाँ आपको एग्जाम सेंटर जाना है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो मात्र 100 रुपये SC ST विकलांग को देना होगा फॉर्म भरने के लिए। और बाकी जो कैंडिडेट्स है जैसे कि जनरल हो गए या EWS हो गए और इसके बाद से OBC हो गए, इनको जो है 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। इसके अलावा इंक्लूसिव GST वगैरह जो होते हैं चार्ज में रहेंगे। बात करते हैं फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए आपको जो है ना फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से बोला गया है, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको जो है व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से थंब इंप्रेशन कर सकते हैं। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको व्हाइट पेपर से पे ब्लैक इंक से आपको करना है। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखेंगे तो ये आपका रहता है, इसी जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको जो है क्या करना है, अपने खुद के राइटिंग में जो कैंडिडेट से लिखेगा और यहाँ अपना नाम भरेगा और वो अपना जो है इसको स्कैन करके अपलोड करेगा। फॉर्म भरते समय ये आपको मांगे जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी इस भर्ती के रिगार्डिंग। बात करते हैं आप यहाँ पे सैलरी की, तो देखिए प्रोबेशन पीरियड भी इसमें होता है आपको, और उस समय आपको जो है कुछ अमाउंट यहाँ पे दिए जाते हैं जब तक आप सीखते हैं। उसके बाद से प्रोबेशन कंप्लीट हो जाने के बाद से आपकी सैलरी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। देखिए बेसिक पे सैलरी है 22,405। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें DA PA अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं ना, तो सैलरी आपकी जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए मतलब 50,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाती है। उससे ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि इसमें आपको रेंट वगैरह भी सब चीज़ मिलता है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली इतना 1000 तक आपको जो है ना तमाम चीज़ें मिल सकती है, जिसमें आपके बहुत सारे लमसम यहाँ देख रहे हैं ना, डोमिसिली मेडिकल बेनिफिट्स, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिसिन पॉलिसी, बहुत सारे एक्सपेंशन वगैरह, इसके अलावा रूम रेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती है। तो वो आपकी सैलरी 50,000 प्लस यहाँ पे आपकी बनती है। तो सैलरी के मामले में ज़बरदस्त भर्ती है, आप बिल्कुल जो है इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ज़बरदस्त भर्ती है और बहुत ही कम समय में आपका जो है ना 2 मंथ के अंदर जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इतना फास्ट प्रोसेस है इसका। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस भर्ती के बारे में समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।